हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए क्वेश्चन देखने के बाद। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। भारत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नेपाल से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। अक्सर मार्ग बदलती है जिससे बाढ़ और तबाही होती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का शोक जो कहा जाता है वह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। यह सब क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ बात हो रही बिहार की, तो बिहार का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना होता है। राजधानी क्या है, राजधानी भी पूछ लेता तो राजधानी है पटना। पटना इसकी राजधानी है। और इसके जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। सीटों की बात करें, अगर सीटों की बात करें बिहार राज्य में, तो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है, लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 40 है। 40 लोकसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह 16 है। और बाकी विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का जो अन्य और नाम है वह रेगुर मिट्टी है। या उच्च कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त होती है। मुख्यतः इसमें जो फसल बोया जाता है कपास बोया जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जल धारण क्षमता अधिक होती है इसकी। और कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है भारत का वह आपका गुजरात है। अभी यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, ये आपसे पूछा है। यूनिसेफ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो जो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो सब कवर करूंगा। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपसे पूछ सकता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय अभी हम लोग चर्चा किए न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह भी जान लेते हैं। तो 1949 में जनरल के.एम. करिप्पा ने ब्रिटिश जनरल से थल सेना प्रमुख का पद ग्रहण किया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए जनवरी की बात हो रही तो जनवरी के महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो 15 जनवरी को अभी हम लोग पढ़े भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो 25 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी तो हमारा अनबान शान है, गणतंत्र दिवस इस दिन मनाया जाता है। 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी शहीद दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में राजनीति के निदेशक तत्व की प्रेरणा किस देश से ली गई है। भारत में राजनीति के निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी बोलते हैं कि प्रेरणा किस देश से ली गई है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के। भारतीय संविधान के भाग 4 कौन से भाग में, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है जो स्वयं स्पेनिश संविधान से प्रभावित था।
अन्य से संवैधानिक प्रेरणाओं की बात करें तो ऑप्शन में जो दे रखा है आपका कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से संघात्मक ढांचा लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। राजनीति के निर्देशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, पूछता एग्जाम में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वह पहला अधिनियम था जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम ने भारत में संघीय ढांचे की नींव रखी। इसमें 3 सूचियां दी गई, संघ सूची जिसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट, प्रांत सूची प्रोविजनल लिस्ट, समवर्ती सूची। भारत का संविधान भी संघीय ढांचे के लिए इस अधिनियम से प्रेरित है। इस अधिनियम में आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों का व्यवस्था की गई। यह अधिनियम 1937 में लागू हुआ और भारत के स्वतंत्र होने तक लागू रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1989 में की गई थी। बात करें जुलाई माह की, तो चलिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस को जान लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं और GST दिवस मनाया जाता है 2017 से। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जो भी क्वेश्चन मिलता है दिवस पूछा जाता है तो कवर करना चाहते हैं कि उस महीने को एक साथ आपको कवर कर दिया, जिससे आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाए। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो प्लीज आपको वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, इतना तो आपसे बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है यह आपसे पूछा है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य कि लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड का उपयोग करके सस्ती दरों पर राशन प्राप्त कर सकें। योजना को जून 2020 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की योजना थी। इसे लागू किया गया खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा। इसमें आधारित मशीन राशन वितरण और POS मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है वह किस राज्य में स्थित है यह आपसे पूछा है। चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में जुड़ी हुई। यह एशिया की सबसे बड़ी लैगून भी मानी जाती है। चलिए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो मानसरोवर झील है, तिब्बत में भारत के पास है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, तो गुरु डोंगमार झील है जो कि सिक्किम में। भारत की कृत्रिम झील कौन सी, तो मानव निर्मित है, तो वह गोविंद सागर झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया साहब नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग की स्थापना जो हुई 1 जनवरी कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग की जगह पर। यह योजना आयोग का स्थानापन्न स्थान है संस्थान। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 1950 में हुई थी। अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। दूसरे उपाध्यक्ष जो बने इसके राजीव कुमार थे। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो नीति आयोग के
उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और बात हो रही है वहाँ के सीईओ की, तो वर्तमान समय में सीईओ जो है BR सुब्रमण्यम है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर बता दीजिए कि वर्तमान समय में हमारे पदेन प्रधानमंत्री कौन से हैं, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया और यह 2005 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CS, मीथेन, N2O के उत्सर्जन को कम करना, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। भारत जैसे विकासशील देश इसमें बाध्यकारी नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था। साइमन कमीशन जो है वह भारत क्यों भेजा गया था, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु, जिसकी 1919 के अधिनियम की समीक्षा स्थापना होता 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। अध्यक्ष जो इसके थे वो तो सर जॉन साइमन, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण भारत में साइमन वापस जाओ आंदोलन हुआ। लाला लाजपत राय इसी विरोध में घायल हुए तो बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस तत्व के कारण लाल रंग का होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस तत्व के कारण लाल रंग का होता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के वहन करता है। आयरन की उपस्थिति में रक्त को लाल रंग प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लावड़ी नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, या इस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का। लावड़ी जो नृत्य है वह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक लोक नृत्य और गीत परंपरा है। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग्य, प्रेम और वीरता की कहानियां इसमें होती है। प्रमुख रूप से मराठी भाषा में यह होता है। चलिए महाराष्ट्र से कुछ प्रमुख लोक नृत्य बताते हैं। तो लावड़ी जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तमाशा लोक नृत्य जो है यह भी महाराष्ट्र का है। कोली नृत्य भी महाराष्ट्र का, और पावड़ा नृत्य इंपॉर्टेंट है, यह भी यहीं का है। दाही कला जो कि फेमस है महाराष्ट्र का लोक नृत्य, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा है, और मटकी फोड़ उत्सव का लोक नृत्य रूप है यह, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी की प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यह पृथ्वी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में मनाया गया था। ऑप्शन में दिया 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन में दिया 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 3 मार्च, तो 3 मार्च को वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस समूह ने की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना किस समूह ने की थी, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप प्रश्न। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस समूह ने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिक्स समूह ने की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। ये इसके सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य था विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्थापना हुआ था 2014 में। मुख्यालय जो इसका है वह शंघाई चीन में। प्रथम अध्यक्ष जो इसके थे वो KB कामत साहब थे। भारत के इस बैंक में पहले अध्यक्ष के रूप में KB कामत थे। बैंक की स्थापना IMF और विश्व बैंक की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से हुई थी। यह बैंक सदस्य देशों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित करने वाला ग्रह कौन सा है। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित करने वाला ग्रह कौन सा है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करने वाला ग्रह माना जाता है। इसका अल्बेडो क्या है, तो यानी परावर्तन क्षमता लगभग 0.65 है, जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है।
अगर शुक्र ग्रह से महत्वपूर्ण बात करें तो शुक्र को प्रभात तारा, मॉर्निंग स्टार और सांझ की तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पर घूमने की दिशा उल्टी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 में। पहला पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वह 1951 से 1956 तक रहा। या किस मॉडल पर था, तो यह हारोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता क्या थी इसकी, तो कृषि, सिंचाई और ऊर्जा की थी। अब योजनाओं का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब हेरिटेज साइट है 1985 में, 1985 से घोषित। और असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की सबसे बड़ी जीवित प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जीवित प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा जीवित प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रवाल भित्तियों की जैव विविधता के लिए अत्यंत समृद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में स्थित है। यूनेस्को जिसका पूर्ण नाम है एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में। स्थापना कब हुआ था, स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को इसका हुआ था। स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। सदस्य देश हैं 190 से अधिक। मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। चलिए विटामिन डी का जो भी रासायनिक नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम लोग कई बार विटामिन और उसके रासायनिक नाम पढ़ चुके हैं। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह शरीर में तब बनता है जब त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है। विटामिन डी के कार्य क्या है, तो वह यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक जैसी बीमारी हो सकती है। विटामिन डी के अन्य सूत्र क्या है, तो अंडा, मछली का तेल, दूध, मशरूम, या इसका अन्य सूत्र है। मेन सूत्र तो लेकिन सूर्य का प्रकाश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। रावी नदी के तट पर बसे है, यह भारत की प्राचीनतम नगर सभ्यता में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीलियम गैस सूर्य के किस भाग में पाई जाती है। हीलियम गैस जो है सूर्य के किस भाग में पाई जाती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर, जिसे केंद्रक कहते हैं। या हीलियम गैस सूर्य के इस भाग में पाई जाती है। सूर्य के कोर यानी कि केंद्रक में हाइड्रोजन संलयन से हीलियम बनती है। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। 1 सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन का संलयन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका नाम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का रक्षक अनुच्छेद कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। हाल ही में लॉन्च हुआ विकसित भारत @2047 मिशन किसका हिस्सा है। हाल ही में लॉन्च हुआ विकसित भारत @2047 मिशन किसका हिस्सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार का। लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। फोकस क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, गवर्नेंस। नागरिकों से डिजिटल सुझाव भी लिए जा रहे हैं, इसे पीपुल्स मूवमेंट के रूप में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प की नीति, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लागू किया था? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्या अवधारणा थी इसके पीछे? तो किसी राजा की संतान नहीं होने पर राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला देना इसका प्रमुख कारण था। उदाहरण जैसे झांसी, सतारा, नागपुर। यही नीति आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई औसतन 4500 मीटर। इसे दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम क्वेश्चन पूछा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया था। भारत के प्रयास से यूएन ने छोटे अनाज मिलेट्स को वैश्विक पहचान दी। उद्देश्य था सुपोषण, खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीली खेती। मिलेट्स क्या होते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा कवर के तौर पे किया गया है, जिससे आपका एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और हाँ, अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस समूह ने की थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस समूह ने की थी? जो भी की थी उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन से जुड़े जो भी कुछ फैक्ट जानते हैं वो भी लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।